साथियों, युग परिवर्तन की पृष्ठभूमि और रूपरेखा। लेखक श्री राम शर्मा आचार्य आपको पढ़कर सुनाते हैं। विषय उल्टे को उलटकर सीधा करें। सुविधा साधनों की दृष्टि से हम पूर्वजों की तुलना में कहीं आगे हैं। विज्ञान और बुद्धिवाद की संयुक्त प्रगति ने अनेकानेक साधन ऐसे प्रस्तुत किए हैं जिनकी सहायता से अपेक्षाकृत अधिक सुखी जीवन जी सकते हैं। पूर्वजों की शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन, संचार, यातायात, बिजली, तार, डाक, जहाज आदि अनेकों ऐसे सुविधा साधन उपलब्ध नहीं थे जैसे आज हैं। उन उपलब्धियों के आधार पर हमें अधिक सुखी होना चाहिए। हमें अधिक सुखी होना चाहिए था, पर देखते हैं कि स्थिति और भी गई गुजरी हो गई। चिकित्सा और पौष्टिक खाद्यों की सुविधा वाले भी दिन दिन दुर्बल और रुग्ण बनते जाते हैं। उच्च शिक्षित व्यक्ति भी संतुलन और विवेक से रहित चिंतन करते हैं और विक्षुब्ध रहते देखे जाते हैं। गरीबों का उठाई गिरी करना समझ में आ सकता है, पर जो संपन्न हैं वे क्यों अन्याय अपहरण की नीति अपनाते हैं, यह समझ सकना कठिन है। जीवन का रस धीरे धीरे घटता जा रहा है और लगता है सर्वत्र निरर्थक जैसा ही कुछ भरा पड़ा है। बाहर से कई लोग अपने बड़प्पन की डींगे भी हाँकते देखे जाते हैं, पर भीतर के क्षेत्र में उत्साह रहित एवं भारभूत अवसाद छाया दिखता है। प्रायः लोग उदास रहते हैं। और अपने को असहाय अनुभव करते देखे जाते हैं। दीनता और निराशा से ग्रसित खींचते झल्लाते लोगों का ही बाहुल्य है। हंसते हंसाते, खिलते खिलाते तो बहुत कम ही पाए जाते हैं। एकाकीपन की असहाय मन स्थिति में ऐसा ही प्रतीत होता रहता है कि कोई हमारा नहीं, हम किसी के नहीं। शिष्टाचार और आडंबर तो बढ़ा, पर आत्मीयता और शालीनता की जड़ें खोखली होती जा रही हैं। चिंतन और चरित्र के अवमूल्यन ने व्यक्ति और समाज के सामने असंख्य समस्याएं उत्पन्न कर दी हैं। उपलब्ध क्षमताओं का एवं साधनों के एक बड़े भाग का उपयोग करने तथा उससे बचने की योजना घर पर ही खर्च होती रहती है। रचनात्मक कार्यों में लग सकने वाले साधन समस्याओं के कारण उत्पन्न उद्विग्नता में ही खप जाते हैं। फिर भी कोई समाधान दिखता नहीं। एक उलझन सुलझने नहीं पाती कि दूसरी नई उठकर खड़ी हो जाती है। लोग चिंतित, खिन्न एवं असंतुष्ट ही दिखते हैं। उन्हें अपने चारों ओर अशुभ संभावनाओं की ही आशंकाएं काली घटाओं की तरह घिरी हुई प्रतीत होती हैं। आत्मीयता और सद्भावना के तत्व बुरी तरह घट गए। मित्रों, आत्मीयता और सद्भावनाओं के तत्व बुरी तरह घट गए हैं।
मैत्री के नाम पर फुसलाने और स्वार्थ सिद्ध करने की प्रवृत्ति इतनी बढ़ गई है कि मैत्री के लिए एक हाथ बढ़ाते समय दूसरा विश्वासघात की आशंका से कांपने लगता है। आदमी अपनी ही दृष्टि में घिनौना बनता जा रहा है, तो फिर दूसरों से श्रद्धा, सम्मान, सद्भाव एवं सहयोग की अपेक्षा कैसे की जाए। एक ओर सुविधा साधनों की अभिवृद्धि, दूसरी ओर व्यक्तिगत जीवन में सर्वभक्षी अवसाद, इन विसंगतियों का कारण ढूंढने पर पता चलता है कि दृष्टिकोण में बढ़ती हुई संकीर्ण स्वार्थपरता ही इन विपत्तियों की जड़ है। संकीर्ण स्वार्थपरता, अपने लिए सब कुछ, बस यह संकीर्णता रूपी स्वार्थपरता ही इन विपत्तियों की जड़ है। अनियंत्रित वासना, तृष्णा और अहंता की ललकें जितनी तृप्त की जाती हैं, आग में घी पड़ने की तरह वे उतनी ही भड़कती हैं। इनकी उग्रता औचित्य और विवेक को तूफान की तरह उठाकर फेंक देती है। अपराधों की यह पृष्ठभूमि है। आतुर स्वार्थंधता दूसरों का दुख दर्द समझने की कोमलता को समाप्त कर देती है और ऐसे कुकर्म करने के लिए विवश करती है जिन्हें चोरी, ठगी, हत्या, बेईमानी, बदमाशी आदि नामों से पुकारा जाता है। मित्रों, दृष्टिकोण की विकृति व्यवहार में उतरकर दुश्चरित्रता के रूप में प्रकट होती है। समाज में उसी की परिणत अनेकानेक भ्रष्टताओं, अवांछनीयताओं, दुष्प्रवृत्तियों का रूप धारण करती है। फलतः परस्पर विद्रोह का, शोषण, उत्पीड़न का कुचक्र चल पड़ता है। आक्रमण प्रत्याक्रमण का प्रतिशोध के घात प्रतिघात की क्रिया प्रतिक्रिया का दौर चलता है और विनाशकारी आत्मघाती दृश्य उपस्थित हो जाते हैं। दुर्बुद्धि का कुचक्र व्यक्ति और समाज को सर्वनाश के गर्त में गिराने के लिए बलपूर्वक घसीटे लिए जा रहा है। विश्व भर में आशंका और आतंक का वातावरण छाया हुआ है। अणु अस्त्रों की अभिवृद्धि, अनियंत्रित प्रजनन और अविश्वास का वातावरण एक दूसरे को गिराने के दांव घात, इन सब की प्रतिक्रिया विनाशकारी ही हो सकती है। लगता है साथियों, लगता है दुनिया सामूहिक आत्महत्या करने की दिशा में बढ़ती जा रही है। जिंदगी इतनी भारी होती जा रही है कि उसकी लाश ढोने में मनुष्य अपने आप को बेतरह थका हुआ अनुभव करता है। नींद की गोलियां और नशेबाजी की लत इसी तनाव से बचने के लिए प्रयुक्त होती है। उनकी अंधाधुंध बाढ़ आने पर भी राहत नहीं मिल रही। यह तो नहीं कहा जा सकता कि मात्र अवांछनीयता ही सर्वत्र भरी पड़ी है, सज्जनता की परंपराओं का अंत हो गया है, पर व्यापक परिस्थितियों पर दृष्टिपात करने से यही निष्कर्ष निकलता है कि नीति मर्यादा तेजी से घट रही है और अवांछनीयता का आधिपत्य बेतरह बढ़ रहा है। यही क्रम चलता रहा तो
साथियों, यही क्रम चलता रहा तो क्रमशः विपत्तियां बढ़ती जाएंगी। चरण रुके नहीं तो विनाश के ऐसे दलदल में जा फंसेंगे जिसमें से लौटना कठिन हो जाएगा। मित्रों, हम जैसा सोचते हैं वैसा करते हैं। क्रियाकलाप के फलस्वरूप ही परिस्थितियों का निर्माण होता है। चेचक की फुंसियों पर कहाँ तक पट्टियां बांधी जाएं? काम तो रक्त शोधन से चलता है। हर कुमलाए पत्ते पर छिड़काव कैसे बन पड़ेगा? उपचार तो जड़ में पानी देने से बन पड़ेगा। मच्छरों को क्यों कर पकड़ें और मारें? बात तो गंदगी साफ करने से बनेगी। विषम परिस्थितियों के मूल में, साथियों, विषम परिस्थितियों के मूल में काम करने वाली विकृत मनः स्थिति को ही सुधारना पड़ेगा। विकृत मनः स्थिति, उसे ही सुधारना पड़ेगा, अन्यथा एक समस्या का उपचार होने से पूर्व ही नई 10 समस्याएं और उठ खड़ी होंगी। कहते हैं कि रावण का एक सिर कटता था तो नया सिर उपज आता था। रक्तबीज राक्षस को मारने पर उसके रक्त के धरती पर पड़ते ही नया राक्षस पैदा हो जाता था। अंततः रामचंद्र जी को रावण की नाभि में भरा अमृत घट बेधना पड़ा था और दुर्गा को रक्त बीज से निपटने के लिए उसकी मूल विशेषता को निरस्त करना पड़ा था। हमें भी युग समस्याओं का आत्यंतिक समाधान ढूंढने के लिए उनकी जड़ तक जाना पड़ेगा और उसी स्रोत को बंद करना पड़ेगा जहां से यह विष धारा फूटती है और उस क्षेत्र को विषाक्त करती है। मित्रों, आज की समस्याओं का हल एक ही है कि लोकमानस में जड़ जमाए हुए निकृष्ट स्वार्थपरता को निरस्त करके चरित्र निष्ठा की उच्च स्तरीय आस्थाओं की जड़ें गहराई तक जमाई जाए। समाजनिष्ठ भी चरित्र निष्ठा का ही एक पक्ष है। व्यक्तिगत चिंतन दृष्टिकोण की गुण कर्म स्वभाव की चर्चा विवेचना करते समय जो उत्कृष्टता चरित्र निष्ठा की कही जाती है, उसी को दूसरों के साथ व्यवहार में आने पर समाज निष्ठा का नाम दिया जाता है। भ्रष्ट परंपराएं दुष्ट लोगों के दुस्साहस के कारण ही चल पड़ी है। शक्ति दुष्टता में नहीं, सक्रियता और तत्परता में होती है। उसे दुष्ट ने दुष्टता के लिए प्रयुक्त किया और वातावरण बिगाड़ कर रख दिया। अब सज्जनता की बारी है, वह उठे शालीनता के संवर्धन में अपने प्रयास को और भी अधिक प्रबल करे। संकल्प और प्रयत्न की समन्वित शक्ति में वातावरण बनाने की प्रचंड सामर्थ्य मौजूद है। दुष्टता को यह संबल मिला तो वह विनाशकारी विभीषिकाओं का रूप धारण कर सकने में सफल हुई। सज्जनता को इस प्रतिस्पर्धा में पीछे नहीं रहना चाहिए। सज्जनता को इस प्रतिस्पर्धा में पीछे नहीं रहना चाहिए। अंधकार से जूझने और प्रकाश का विस्तार करने की दोहरी भूमिका निभानी चाहिए।
मित्रों, आज की परिस्थितियों का स्वरूप और तदनुसार कल की संभावनाओं का जो चित्र सामने है, उससे कोई भी संतुष्ट नहीं। सभी इसमें परिवर्तन चाहते हैं। अभावों के स्थान पर संपन्नता, अनिश्चितता के स्थान पर स्थिरता, आशंकाओं के स्थान पर आश्वासन अभीष्ट है। आए दिन की समस्याओं और विपत्तियों से घिरे रहने में किसी को प्रसन्नता नहीं, किसी को प्रसन्नता नहीं। द्वेष का स्थान प्रेम को मिले, एक दूसरे को काटने के स्थान पर सहयोग पूर्वक आगे बढ़ाएं तो कैसा अच्छा हो। प्रकृति की संपदाओं का सभी मिलजुल कर उपभोग करें। बांटकर खाएं तो सभी को चैन से निर्वाह करने का अवसर मिले। साधन और भी अधिक बढ़े, यह अच्छी बात है, पर जो है उनका तो सदुपयोग हो। यदि एक दूसरे को अपनी शालीनता से आश्वस्त कर दें तो फिर अविश्वास और आशंका की जड़ ही कट जाए और स्नेह सहयोग के नए आधार उभरे। मित्रों, सुरक्षा के लिए जितना चिंतित रहना पड़ता है, उसके लिए जितना प्रयत्न और प्रबंध करना पड़ता है, उसकी कुछ भी आवश्यकता न रहे। ऐसे सुंदर वातावरण की कल्पना करने भर से आंखें चमकने लगती हैं। आंखें चमकने लगती हैं। सतयुग का राम राज्य का जब वर्णन पढ़ते हैं तो मन मचलता है और उत्कंठा उठती है कि ऐसे ही समय में जीवन यापन कर सकने का अवसर हमें भी मिल सका होता तो कितना आनंद आता। ओम शांति। अगले वीडियो में आपको इसी पुस्तक से पढ़कर सुनाएंगे नव निर्माण के लिए क्या करें और कैसे करें। ओम शांति।